Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? The date we select, the date around which we compose our history of the past are not important on particular ऑन देयर ओन. ठीक है ना. अभी हमारे पास होता है कि हम ये डेट्स किस क्राइटेरिया से चुनें. डेट जो हम सिलेक्ट करते हैं वो डेट वो होते हैं जिनके आसपास हम स्टोरी बना सकते हैं. ठीक है. डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी स्टोरी जो है, जो डेट के आसपास जो घटनाएं हो रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट रखती हैं. दे बिकेम विच वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट. और वो तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हमें लगता है उस डेट पे ये घटना हुई थी. If our focus of study changes, if we begin to look a new issue, a new set of dates will appear significant. और जैसे ही हम अपना फोकस दूसरे इश्यूज़ पे ले जाएंगे तो नई डेट्स आ जाएंगी. कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द histories written by British historian in India. The rule of its governor general was important. जब हिस्ट्री लिखी जाती है ब्रिटिश इंडिया के बारे में तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंट दिया कि कौन किस समय कौन सा गवर्नर जनरल आया था और उसने क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो की. These histories begin with the rule of the first governor general वॉरेन हेस्टिंग एंड एंड विद द लास्ट वाइसरॉय. ठीक है. फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होकर लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन चलता है. इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड ऑफ अदर्स. ठीक है. और उसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे. हेस्टिंग, वेल्सी, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, ल्यूटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एडविन, ये सारे हमारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे. इट वॉज अ सेमलिंग नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय. ऑल द डेट इन दिस हिस्ट्री बुक विल लिंक टू दिस पर्सन. अब हम जब भी मॉडर्न हिस्ट्री लिखेंगे तो जितनी भी डेट्स होंगी वो इन पर्सनैलिटीज़ को लिंक करेंगी टू द एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटीज़ में, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स में. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. और हमें ऐसे लगेगा कि इनके अलावा हमारे लिए कुछ भी जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश. मतलब हमारी जो पूरे ब्रिटिश इंडिया में हम उनकी लाइफ, उनकी पॉलिसीज़, उनके बारे में ही पढ़ेंगे. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे. क्या हम डिफरेंट वे में इनकी हिस्ट्री नहीं लिख सकते. हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज ऑफ इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल. क्यों ना हम गवर्नर जनरल को फोकस करते हुए, ठीक है ना, उस समय डिफरेंट ग्रुप और क्लासेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की क्या फॉर्मेट रहा है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या उनके बारे में नहीं लिखा जा सकता. When we write history or a story, we divide it into chapters. जब भी हम स्टोरी लिखते हैं उनको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं. It is to give each chapter some coherence. ठीक है. हम हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. ठीक है. क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर में सारी चीज़ डाल दें, गवर्नर जनरल की पॉलिसीज, हिस्ट्री, ट्राइबल पीपल्स, पीजेंट, तो समझ में नहीं आएगा. लेकिन इनको अगर चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इजीली समझ सकेंगे. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग. और जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड सारी स्टोरी को हम उसमें बोलते हैं. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indian simply do not fit. जब हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में लिख रहे हैं तो एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन उसमें ऑब्वियसली फिट नहीं होगी. दे हैव नो स्पेस, उनको वहाँ जगह भी नहीं मिलेगी. बट व्हाट देन डू वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए. क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री. इसलिए हमें एक दूसरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दैन अर्लियर हैड. ठीक है. ऑब्वियसली जो पुरानी डेट्स थी उसकी जगह नए डेट्स आ जाएंगे. ठीक है. न्यू सेट्स ऑफ डेट विल बिकेम मोर इंपॉर्टेंट फॉर सच टू नो. ठीक है. जो पुरानी डेट्स थी वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे और नए डेट्स अपनी इंपॉर्टेंस बना लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी पीरियडाइज. ठीक है. हम कैसे पीरियडाइज करते हैं हिस्ट्री को. इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. ठीक है. जेम्स मिल ने 1870 में 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश किया. हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका नाम क्या था बुक का. हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड. उन्होंने पूरे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. ठीक है. ज़्यादातर लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री. क्या आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है. येस. वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड. पहला तो क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड ही क्यों करते हैं. वी डू so in an attempt to capture the characteristics of a time. ठीक है.
जब हमें एक पीरियड में एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं तब उसको हम एक पीरियड में डिवाइड करते हैं। फिर जब हमें लगता है नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक इस वाले से डिफरेंट है, तब हम उसको दूसरे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, जहाँ पे एक जैसे फीचर होता है वो एक पार्ट हो जाता है, फिर दूसरे वाले में जब हमें डिफरेंस दिखाई देता है और उसमें एक जैसी चीज़ें दिखाई देती है उसको दूसरे में डिवाइड कर देते हैं। सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज़ डिमेरिकेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड। और सिंपल सी बात है, जब दो पीरियड्स के बीच में डिफरेंस दिखाई देते हैं तभी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और तभी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। ठीक है, वो हमारे पास्ट के आइडियाज़ बताते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, और वो ये भी बताते हैं कैसे हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज हुए। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वेयर एट द लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल को लगता था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं उनका सिविलाइजेशन यूरोपियन से लोअर लेवल पर है। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. उसके अनुसार, उसने जो हिस्ट्री बोलने का तरीका रखा है उसके अनुसार ब्रिटिश जब तक भारत में नहीं आए थे तब हिंदू और मुस्लिम डेस्पोट्स जो थे वही रूल किया करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, वहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टाबूज था एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ में ये पूरी तरह से हावी था या डोमिनेट था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुल सिविलाइज इंडिया। उनको लगता था, बिल्कुल लगता था कि ब्रिटिश रूल भारत को सिविलाइज कर सकता है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और भारत को सिविलाइज करने के लिए उनको यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ इन इंडिया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट्स है, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज है, उनको भारत में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment of and happiness of the Indian people. मिल को ऐसा भी लगता था कि ब्रिटिश को पूरे भारत टेरिटरीज पे कब्जा करने लेना चाहिए और उनमें ज्ञान और खुशी, हैप्पीनेस को इंडियन पीपल में इंश्योर करना चाहिए। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट विजय। उनको लगता था कि ब्रिटिश हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकती।